हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी ख थर्ड सेमेस्टर एईसी, इसके यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रिंट माध्यम के लिए लेखन, साक्षात्कार या यात्रा लेखन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन तथा विज्ञापन लेखन। तो ये सारे टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिंट माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन कैसे किया जाता है। तो प्रिंट माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन करना एक बहुत ही कौशलपूर्ण तथा रचनात्मक कार्य होता है। प्रिंट माध्यम वो माध्यम होते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि वो माध्यम जो कि प्रकाशित किए जाते हैं, लिखित होते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ा जाता है। ऐसे माध्यम प्रिंट माध्यम होते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, ठीक है, ये सब। अच्छा, ये जो प्रिंट माध्यम होते हैं इसमें भाषा की सुंदरता तथा प्रभावशाली प्रस्तुति का उपयोग किया जाता है। यह पाठकों को आकर्षित करने तथा जानकारी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किए जाते हैं। आइए अब चरण देख लेते हैं। प्रिंट माध्यम के लिए जब हम लेखन करते हैं तो उसके चरण क्या है। सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि पाठक वर्ग कौन है। हमारा जो लेख है वो कौन सी उम्र के लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पत्रिका के लिए लेखन कर रहे हैं तो हमको ये देखना होगा कि ये जो पत्रिका है ये किस उम्र के लोग तथा किस रुचि वाले लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो लोग जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको व्यवसाय से संबंधित चीज़ें पढ़ना पसंद है, तो जो पत्रिका है उसमें ऐसे विषय शामिल किए जाएंगे जो कि बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड हों, ठीक है, जो कि व्यावसायिक दुनिया से संबंधित हों। तो इस तरीके से जब भी हम लेख लिखें तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि पाठक कौन है, पाठक की उम्र क्या है, रुचियाँ क्या है तथा ज़रूरतें क्या हैं। पाठक के लिए उपयुक्त भाषा व शैली का चयन करना भी ज़रूरी होता है। सपोज़ कीजिए आप अपनी पत्रिका तो प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन आप उसको प्रकाशित कर देते हैं किसी दूसरी भाषा में, जैसे मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में। तो जो पाठक वर्ग है, अगर उसको हिंदी आती है तथा मराठी भाषा नहीं आती तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा जो भी आपने पत्रिका प्रकाशित किया है उसको। तो इसलिए हमको पाठक के लिए उपयुक्त भाषा तथा शैली का चयन करना भी इसमें ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है विषय का गहन अध्ययन। जिस भी विषय पर हम लेख लिखने वाले हैं उस पर पहले अच्छी तरीके से शोध करना ज़रूरी होता है, रिसर्च करना ज़रूरी होता है। सटीक तथा प्रामाणिक जानकारी का ही उपयोग करना चाहिए ताकि पाठक तक कोई गलत जानकारी ना पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट है शीर्षक तथा उपशीर्षक पर ध्यान दें। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो कि पाठकों का ध्यान खींचे। उपशीर्षक लेख को पढ़ने में आसानी प्रदान करता है तथा इसको व्यवस्थित बनाता है। तो हमको हेडिंग एंड सब हेडिंग का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है इसमें। नेक्स्ट है रचनात्मक शैली अपनाएं। भाषा को सरल तथा सहज रखें लेकिन प्रभावशाली शब्दों का उपयोग करें। वाक्य छोटे व स्पष्ट बनाएं। कल्पनाशीलता का उपयोग करें ताकि पाठक को पढ़ते समय रुचि बनी रहे, ठीक है। उदाहरण देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम लेख लिखें तो अगर हम उसमें उदाहरण दें या फिर अगर हम उसमें कहानियों का उपयोग करें तो इससे क्या होगा, पाठक जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा डेवलप होगा। पाठक की जो रुचि है उस लेख के प्रति वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी तथा पाठक लंबे समय तक उस लेख से जुड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है संवादात्मक शैली का उपयोग करें। ऐसा लेख लिखें जैसे कि आप पाठक से बातचीत कर रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लेख लिखना है जिसमें हम पाठक से प्रश्न भी पूछें। इससे क्या होगा, पाठक जो है वो उत्तर देने का प्रयास करेगा, ऐसा लगेगा पाठक को जैसे कि आप उससे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। लेखन का उद्देश्य स्पष्ट करें। लेखन का उद्देश्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके लेखन का उद्देश्य है सूचना देना तो आपको जो भी आप लेख लिख रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचना उस विषय से संबंधित डालनी होगी, क्योंकि आपके लेखन का उद्देश्य है सूचना देना। अगर आपके लेखन का उद्देश्य है मनोरंजन करना तो आपको ऐसा लेख लिखना है जिससे पाठकों का मनोरंजन हो, ठीक है। अगर आपका उद्देश्य है प्रेरित करना पाठकों को तो आपको ऐसा लेख लिखना होगा जो कि पाठकों के अंदर प्रेरणा जगा दें, ठीक है। लेख के हर हिस्से को उद्देश्य से जोड़कर लिखें।
नेक्स्ट है संशोधन तथा संपादन। जब लेख पूरा हो जाए तो उसको दोबारा पढ़ें तथा उसमें देखें कि इसमें कोई वर्तनी या व्याकरण की गलतियाँ तो नहीं है, अगर गलतियाँ हैं तो उसको सुधारें। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स तथा विजुअल्स के साथ तालमेल। यदि लेख में तस्वीर तथा ग्राफिक्स शामिल है तो उनको पाठ के साथ अच्छी तरीके से समायोजित करें। मतलब जिस विषय में लिखा गया है उस विषय से संबंधित तस्वीरें या जो पिक्चर्स है वो भी आप उसमें लगा सकते हैं, ताकि जो पाठक है उसको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, प्रिंट माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन किया जाता है। ये होती है प्रक्रिया। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साक्षात्कार लेखन क्या होता है तथा इसको कैसे किया जाता है, इसका महत्व बताओ। तो देखिए, साक्षात्कार लेखन जिसको इंटरव्यू राइटिंग भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के साथ की गई बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करना। इसमें प्रश्न तथा उनके उत्तर स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाते हैं। साक्षात्कार लेखन जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति के साथ बातचीत जो भी हम करते हैं उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहले हम प्रश्न लिखते हैं कि हमने उस व्यक्ति से क्या प्रश्न पूछा, देन उस व्यक्ति ने जो भी उत्तर दिया है उसको स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। ठीक है। यह लेखन विधा आमतौर पर समाचार पत्रिकाओं, शोध कार्यों या व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसको बोलते हैं साक्षात्कार लेखन। आइए जानते हैं साक्षात्कार लेखन कैसे किया जाता है। अगर आप साक्षात्कार लेखन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होता है। पहला है उद्देश्य निर्धारित करें। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है ये तय करना ज़रूरी होता है। ठीक है। साक्षात्कार का उद्देश्य है, साक्षात्कार क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्ति के विचार जानना चाहते हैं या किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, ये आपको निर्धारित करना होगा। ठीक है। यानी कि उद्देश्य का निर्धारण करना ज़रूरी होता है कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं या उस व्यक्ति के द्वारा किसी विषय के बारे में उसके विचारों को जानना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमको क्लियर करनी होती हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति का चयन करें। अगर आप साक्षात्कार लेखन करने वाले हैं तो आपको ये चयन करना होगा कि आप किस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, किस व्यक्ति का साक्षात्कार आप लेना चाहते हैं। ठीक है। साक्षात्कार के लिए आप उस व्यक्ति का चयन करें जो कि आपके विषय में विशेषज्ञ हो तथा प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकें। तो आपको ऐसे व्यक्ति का चयन करना होगा जो कि साक्षात्कार देने में श्रेष्ठ हो, जो कि आपके प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे सकें, जो कि उस विषय पर बोलने में निपुण हो, सक्षम हो, जिस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का ही आपको साक्षात्कार लेना है, ऐसे व्यक्ति का ही चयन करना है। नेक्स्ट है प्रश्न तैयार करें। आपको प्रश्न स्पष्ट तथा संबंधित रूप से चुनने चाहिए। आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने चाहिए जो कि स्पष्ट हो, संबंधित हो। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कि खुले प्रश्नों का उपयोग करें ताकि व्यक्ति विस्तार से उत्तर दे सकें। ठीक है। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें व्यक्ति जो है उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताना होता है, एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें व्यक्ति येस या नो में यानी कि हाँ या ना में उत्तर दे देता है। ठीक है। तो अगर आप खुले प्रश्न का उपयोग करेंगे तो व्यक्ति विस्तार से बताएगा एंड व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो इसलिए खुले प्रश्नों का उपयोग करें। नेक्स्ट है साक्षात्कार रिकॉर्ड करें। बातचीत को रिकॉर्ड करना उपयोगी होता है ताकि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट ना जाए। उसके बाद संरचना तैयार करें, जैसे परिचय, साक्षात्कार लेने तथा देने वाले का परिचय दें। मुख्य भाग में प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को व्यवस्थित करें, रोचक ढंग से उसको प्रस्तुत करें। उसके बाद निष्कर्ष लिखें, बातचीत का सारांश तथा मुख्य बिंदु लिखें। उसके बाद संपादन करें, लेखन को संपादित करें ताकि भाषा सरल, स्पष्ट तथा आकर्षक लगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साक्षात्कार लेखन का महत्व, यानी कि साक्षात्कार लेखन के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व होता है। तो फर्स्ट है जानकारी का संग्रह। साक्षात्कार लेखन के जरिए हम किसी व्यक्ति के विचारों, अनुभवों तथा ज्ञान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के किसी विषय के बारे में क्या विचार है तथा किसी व्यक्ति के क्या अनुभव है किसी चीज़ को लेकर। तो अगर हम किसी व्यक्ति के विचारों, अनुभवों, ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं तो हम साक्षात्कार लेखन के जरिए इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है शोध में सहायक, यानी कि रिसर्च में हेल्पफुल होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार के ज़रिए हम किसी भी व्यक्ति के विचारों के बारे में जान सकते हैं तथा किसी विषय की गहराई को लेकर
जानकारी एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार के ज़रिए हम अच्छे से किसी विषय पर शोध कर सकते हैं, अच्छे से किसी विषय की गहराई को समझ सकते हैं तथा प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा का स्रोत। साक्षात्कार अक्सर पाठकों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, जब हम दूसरे व्यक्तियों के साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यूज़ देखते हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलती है, उनके अनुभवों से हमको भी सीखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास तथा अनुभव का दस्तावेज। साक्षात्कार ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं को संरक्षित करता है। संवाद कौशल में सुधार। साक्षात्कार लेखन जो है ये संवाद तथा विश्लेषण के कौशल को निखारता है। इससे हमारी विश्लेषण करने का जो कौशल होता है वो विकसित होता है। ठीक है, इस विधा के माध्यम से आप किसी व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण तथा अनुभव को अन्य लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। तो ये थे महत्व साक्षात्कार लेखन के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यात्रा अनुभव लेखन क्या होता है, यह कैसे किया जाता है तथा इसका महत्व क्या है। तो यात्रा अनुभव लेखन जो है ये एक प्रकार का रचनात्मक लेखन है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों, वहाँ के अनुभवों, संस्कृति तथा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है। यह लेखन पाठक को उस स्थान की सजीव झलक दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, कि वास्तव में वह स्थान कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। ठीक है, यात्रा अनुभव लेखन कैसे किया जाता है, तो देखिए यात्रा अनुभव लेखन जो है इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, हमको ये स्पष्ट करना होता है कि हमको कहाँ पर यात्रा करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम यात्रा करते हैं, उसके बाद जहाँ पर हमने यात्रा की है उसका वर्णन करना हम शुरू करते हैं, उस स्थान का वर्णन करते हैं कि वहाँ का प्राकृतिक दृश्य कैसा था, वहाँ पर पहाड़ थे, नदी थी या समुद्र था, स्थानीय संस्कृति, परंपराएं तथा रहन सहन वहाँ के लोगों का कैसा है या कैसा था, ये सब हम डिस्क्राइब करते हैं यात्रा अनुभव लेखन में। उसके बाद हम अनुभव साझा करते हैं कि यात्रा के दौरान हमने कौन कौन सी खास घटनाएं देखी, उनका विवरण करते हैं। ठीक है, स्थानीय लोगों के साथ हमने क्या बातचीत की उसके बारे में बताते हैं। यात्रा के दौरान हमको कैसा महसूस हुआ, अपनी भावनाओं का वर्णन भी यात्रा अनुभव लेखन में हम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जीवन पर उस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम यात्रा अनुभव लेखन में बताते हैं। यात्रा अनुभव लेखन की भाषा सरल तथा सजीव होनी चाहिए ताकि पाठक को ऐसा लगे कि वह भी हमारे साथ यात्रा कर रहा है। इसलिए यात्रा अनुभव लेखन जब हम करते हैं तो हमको जो भाषा है वो ऐसी चुननी चाहिए, ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जो कि सरल हो, सजीव हो। ठीक है, छोटे विवरण शामिल करने चाहिए, जैसे यात्रा के दौरान हमने क्या खाया, वहाँ पर क्या क्या विशिष्ट चीज़ें हमने खरीदी, वहाँ के बाजार कैसे थे, ये सब भी हम बता सकते हैं। आइए अब जानते हैं यात्रा अनुभव लेखन का महत्व क्या होता है। तो यात्रा अनुभव लेखन बहुत महत्वपूर्ण होता है हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि यात्रा अनुभव लेखन से हम क्या कर पाते हैं, अपनी स्मृतियों को, अपनी यादों को संजो पाते हैं। यात्रा के अनुभवों को लंबे समय तक याद रखने के लिए हम यात्रा अनुभव लेखन करते हैं। दूसरा है प्रेरणा देना। यात्रा अनुभव लेखन जो है ये हमको प्रेरणा देता है कि हम दूसरे व्यक्तियों को भी मोटिवेट करें यात्रा करने के लिए। ठीक है, जब दूसरे लोग हमारे यात्रा अनुभव लेखन को पढ़ते हैं तो उन लोगों को भी प्रेरणा मिलती है उस जगह पर यात्रा करने के लिए। ठीक है, जिससे टूरिज़्म यानी कि यात्रा के क्षेत्र में वृद्धि होती है। ठीक है, तो दूसरे लोगों को प्रेरणा देने के लिए भी, नई नई जगह पर घूमने जाने के लिए भी यात्रा अनुभव लेखन बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति तथा परंपराओं का प्रचार। जब हम यात्रा लेखन करते हैं तो हम अलग अलग जगहों पर जहाँ पर हमने यात्रा की है वहाँ के लोगों तथा वहाँ की संस्कृति के बारे में लिखते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग लोगों के रहन सहन के बारे में पता चलता है। तो इससे एक तरीके से संस्कृति तथा परंपराओं का प्रचार भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रचनात्मकता बढ़ाना। यात्रा लेखन हमें अपने आप को, हमारे भावनाओं तथा विचारों को शब्दों में व्यक्त करने का मौका देता है। जब हम यात्रा अनुभव लेखन करते हैं तो इससे क्या होता है, हमको मौका मिलता है कि हम अपने विचारों तथा भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है जानकारी प्रदान करना। यात्रा अनुभव लेखन हमको जानकारी प्रदान करता है, लोगों को जानकारी प्रदान करता है अलग अलग स्थानों के बारे में, अलग अलग स्थानों की सुविधाओं तथा यात्राओं के बारे में। ठीक है, यह बताता है कि अलग अलग स्थान कैसे हैं, कौन से स्थान काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं यात्राओं के लिए। ठीक है, किस स्थान पर क्या सुविधा है तथा
यात्रा वहाँ पर करने से पहले हमको क्या योजना बनानी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलती है यात्रा अनुभव लेखन से। तो इसलिए यात्रा अनुभव लेखन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए यात्रा अनुभव लेखन का एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि मैंने मनाली में यात्रा की तो वहाँ पर क्या क्या देखा, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, पहाड़ तथा वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे वो कैसे थे, ये सब डिस्क्राइब किया गया है। तो इसी तरीके से यात्रा अनुभव लेखन लिखा जाता है। हमारा यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन से होते हैं? वो जनसंचार के माध्यम जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तथा जिनका उपयोग लोगों के बड़े समूह तक सूचना पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ठीक है, दो तरीके के माध्यम होते हैं, प्रिंट मीडिया वाले माध्यम एंड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो प्रिंट मीडिया वाले हमने पढ़ लिए थे, जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, मैगजीन इत्यादि। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की तो इसमें वो माध्यम शामिल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से संचालित होते हैं। ठीक है, जैसे टीवी, रेडियो, ये सब। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए भी पहले लेखन किया जाता है। ठीक है, एंड ये एक विशिष्ट कला तथा तकनीक है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकताओं व उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए जब लेखन किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो उपयोगकर्ता है उनकी अपेक्षाएं तथा उनकी आवश्यकताएं पूरी हो। ठीक है, इसमें लेखन का उद्देश्य होता है संक्षिप्त, स्पष्ट तथा प्रभावी तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन के तरीके जान लेते हैं। पहला है संक्षिप्तता तथा स्पष्टता। जैसे अन्य माध्यमों में कहा गया था कि जो भी हम लेखन करें वो स्पष्ट होना चाहिए, वही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी कहा गया है कि जो भी हम लेखन करें वो स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटे वाक्य तथा पैराग्राफ का उपयोग करें, जटिल भाषा व शब्दों से बचें, क्योंकि आमतौर पर जटिल शब्द जो है उनका मतलब सभी लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, जो विद्वान होते हैं वही जटिल शब्दों के अर्थ को जान पाते हैं। तो इसीलिए जब हम ऐसे जनसंचार के माध्यमों के लिए लेखन करते हैं तो हमको क्या करना होता है, समाज तक कोई जानकारी पहुंचानी होती है। ठीक है, तो अगर हम जटिल शब्दों का उपयोग करेंगे तो लोगों को समझने में कठिनाई होगी। जानकारी जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं वो जानकारी लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि हम जटिल भाषा या जटिल शब्दों से बचें। ठीक है, नेक्स्ट है शीर्षक तथा उपशीर्षक। आकर्षक और विषय को दर्शाने वाले शीर्षक लिखे। ऐसे शीर्षक लिखे जो कि आकर्षक हो, जिसमें विषय को पूरी तरीके से बताया गया हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो विषय है उससे अलग ही शीर्षक दिया जाए। शीर्षक बिल्कुल आकर्षक होना चाहिए, विषय को दर्शाने वाला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री का स्वरूपन। बुलेट पॉइंट तथा नंबरिंग का उपयोग करें, हाईलाइट और बोल्ड शब्दों का उपयोग करें। जब हम शब्दों को बोल्ड करके लिख देते हैं, जो इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, मुख्य शब्द होते हैं, उनको बोल्ड करके लिखने पर क्या होता है, जो पाठक है या जो श्रोता है या दर्शक है उसको ज़्यादा समस्या नहीं होती अर्थ को ग्रहण करने में। ठीक है, तो इसलिए पाठ्य सामग्री का जो हम स्वरूपन करेंगे उसमें बुलेट पॉइंट एंड नंबरिंग का उपयोग कर सकते हैं ताकि लोगों को समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, मल्टीमीडिया का उपयोग जैसे चित्र, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, इन सब को जोड़ने से और भी ज़्यादा आकर्षक हमारी सामग्री लगने लगती है। तो इसलिए मल्टीमीडिया का उपयोग भी इसमें सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कीवर्ड का उपयोग करें। प्रासंगिकता, जो भी विषय है उससे प्रासंगिक ही हमको लेख लिखना है। ठीक है, रोचक तथा उपयोगी सामग्री को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। आइए अब जान लेते हैं महत्व। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए जो लेखन किया जाता है इसका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तेज़ होता है, इसलिए इसमें सूचना का तेज़ी से प्रसार करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में लेखन जानकारी को तेज़ी से तथा व्यापक रूप से साझा करने में मदद मिलती है। सामाजिक जुड़ाव, यह लेखकों को पाठकों के साथ जुड़ने तथा बातचीत करने का अवसर देता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में भी इसका योगदान देखा जाता है। व्यवसायों के लिए ब्रांडिंग तथा उत्पाद की जानकारी देने का भी ये मुख्य साधन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ही विज्ञापन दिए जाते हैं लोगों को किसी भी उत्पाद से संबंधित, जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग में भी योगदान देता है। आपने देखा होगा आमतौर पर टीवी, रेडियो, इन सब में काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हमको देखने को या सुनने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि
इनके थ्रू विज्ञापन दिए जाते हैं, इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, एंड ये डिजिटल मार्केटिंग में भी योगदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्टफोन तथा इंटरनेट का युग। क्योंकि लोग जो है, आज का युग इंटरनेट का युग है, स्मार्टफोन सबके पास है एंड लोग जो है वो चाहते हैं कि उनको तेज़ी से सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहना चाहते हैं आज के टाइम में, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को तेज़ी से जानकारी देने में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत विकास भी इससे लोगों का होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन कौशल पेशेवर तथा व्यक्तिगत स्तर पर नए नए अवसर प्रदान करता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संवाद लेखन और गीत लेखन क्या है। तो संवाद लेखन तथा गीत लेखन दो अलग अलग लेखन की विधाएं होती हैं। इनका उद्देश्य और शैली भी अलग होती है। अगर हम बात करें संवाद लेखन की, तो यह किसी कहानी, नाटक, फिल्म या उपन्यास में पात्रों के बीच में होने वाली बातचीत को लिखने की प्रक्रिया है। ठीक है, जब कोई भी सीरियल बनता है या कोई भी फिल्म, कहानी या नाटक बनाया जाता है तो उसमें पात्र होते हैं। ठीक है, अब जो पात्र होते हैं उनके बीच में आपस में संवाद भी होता है। तो उनके बीच में क्या बातचीत होगी जब इसको कागज़ पर लिखा जाए तो उसको संवाद लेखन कहा जाता है। ठीक है, आमतौर पर आप जो टीवी सीरियल्स देखते हैं उसमें भी पात्रों के बीच में, दो कैरेक्टर्स के बीच में जो भी बातचीत होती है उसको पहले कागज़ पर लिखा जाता है। ठीक है, डायरेक्टर जो है वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से पात्रों के बीच में क्या बातचीत होगी एंड उसको एक पेपर पर लिखकर उन सारे कैरेक्टर्स को दे देते हैं ताकि वो अपने अपने डायलॉग्स याद कर लें। ठीक है, तो इसी तरीके से जब संवाद को लिखा जाता है, जब संवाद को किसी कागज़ पर लिखा जाता है तो उस प्रक्रिया को ही संवाद लेखन कहा जाता है। ठीक है, इसका लक्ष्य होता है पात्रों की भावनाओं, विचारों तथा रिश्तों को उजागर करना कि पात्रों का आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, उनकी भावनाएं तथा विचार क्या क्या हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो संवाद सरल, स्वाभाविक तथा संदर्भ के अनुसार होता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए संवाद कि जिस भी विषय पर बातचीत हो रही है उसी से जुड़ा हुआ संवाद निर्मित किया जाता है। ठीक है, मतलब संवाद लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय है उसी के अनुरूप संवाद हो। संवाद सरल, स्वाभाविक तथा संदर्भ के अनुसार यानी कि विषय के अनुसार होता है। पात्र की भाषा तथा शैली उसकी पृष्ठभूमि व व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। पात्र जो है उसकी जो भी भाषा है या जो भी उसकी शैली है वो उसके व्यक्तित्व के अनुसार ही निर्मित की जाती है। ठीक है, कि पात्र किस भाषा में बात करेगा, किस शैली में बोलेगा, ये सब उसके व्यक्तित्व के अनुसार निर्मित किया जाता है। संवाद जो है इसमें एक मुख्य विशेषता इसकी ये है कि संवाद के ज़रिए कथानक को या कहानी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर संवाद ही नहीं होंगे तो कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो संवाद की मुख्य विशेषता है ये कि ये कथानक को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर दो संवाद दिए गए हैं। पात्र एक जिसने बोला है तुमने वह किताब पढ़ी, लेकिन पात्र दो बोलता है नहीं लेकिन सुना है, बहुत रोचक है। तो इस तरीके से संवाद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गीत लेखन। गीत लेखन में किसी भावना, विचार या कहानी को छंद तथा लय के साथ व्यक्त किया जाता है। यह संगीत के साथ गाने के लिए लिखा जाता है। लक्ष्य की बात करिए तो गीत लेखन का लक्ष्य होता है भावनाओं को काव्यात्मक तथा मधुर रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, जो हमारी भावनाएं हैं उनको काव्यात्मक तथा मधुरता के साथ प्रस्तुत करना, ये इसका उद्देश्य होता है। विशेषता की बात करें तो गीत लेखन जो है इसमें लय तथा तुकबंदी का ध्यान रखा जाता है। गीत भावनात्मक, प्रेरणादायक, रोमांटिक या सामाजिक संदेश दे सकते हैं। इसे गाने की धुन के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, गीत जो कई तरीके के होते हैं। कुछ गीत होते हैं प्रेरणादायक, कुछ गीत होते हैं सामाजिक संदेश देने वाले। तो इस तरीके से जो गीत होते हैं उनके प्रकार भी अलग अलग हैं। एंड गीत का उद्देश्य अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य होता है लोगों का मनोरंजन करना। एंड कुछ गीत इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि लोगों को प्रेरणा दी जाए किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो हर गीत का अलग उद्देश्य होता है। ठीक है,
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विज्ञापन लेखन क्या होता है। ठीक है, तो विज्ञापन लेखन ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। विज्ञापन लेखन, जिसको इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट राइटिंग भी कहा जाता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी उत्पाद, सेवा या विचार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किसी उत्पाद, सेवा या विचार के बारे में प्रभावी ढंग से प्रस्तुति दी जाती है एंड इसके लिए रचनात्मक तथा आकर्षक सामग्री तैयार की जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना, उनको प्रेरित करना तथा उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो उस उत्पाद को या उस सेवा को खरीदें। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होता है। विज्ञापन लेखन की विशेषता की बात करें तो विज्ञापन लेखन जो है ये आकर्षक भाषा में लिखा जाता है। ऐसी भाषा में लिखा जाता है जो कि सरल हो, रोचक हो तथा प्रभावशाली हो। नेक्स्ट है संक्षिप्तता। विज्ञापन में संदेश को कम शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। अगला है सृजनात्मकता। विज्ञापन में रचनात्मक तथा अद्वितीय विचारों का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, विज्ञापन जो है ये रचनात्मक होते हैं तथा इनमें अद्वितीय विचारों का समावेश भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लक्ष्य समूह पर केंद्रित। विज्ञापन का संदेश उस विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर लिखा जाता है जिसे उत्पाद या सेवा बेचनी है। ठीक है, मतलब कि अगर हमको किसी बच्चे के लिए उत्पाद का विज्ञापन देना है तो हम विज्ञापन का निर्माण उसी को ध्यान में रखकर करेंगे। ठीक है, अगर किसी बुजुर्ग के लिए कोई सामान बनाया गया है एंड उसका विज्ञापन देना है तो हम जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन का निर्माण करेंगे। तो विज्ञापन जो है उसका संदेश उस विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर लिखा जाता है जिससे उत्पाद या सेवा हमें बेचनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन। इसमें ग्राहक को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे अभी खरीदे, ऑफर सीमित समय के लिए है, ये सब हमको विज्ञापन में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो ग्राहक है वो तुरंत जाए एंड वो सामान खरीदे। ठीक है, तो लोगों को तुरंत प्रेरित करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे साबुन का विज्ञापन, इसका उदाहरण दिया हुआ है कि अब त्वचा बनेगी और भी ज़्यादा निखरी, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो इस तरीके के विज्ञापन दिए जाते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड भी विज्ञापन आपको देखने को मिलते होंगे। अलग अलग संस्था, कोचिंग सेंटर्स विज्ञापन देते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स का विज्ञापन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, घर बैठे सीखे नई स्किल्स, ज्वाइन करिए हमारा ऑनलाइन कोर्स। तो इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं तुरंत वो चीज़ खरीदने के लिए या उस सेवा से जुड़ने के लिए। ठीक है, विज्ञापन जो है इसका उपयोग टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, इन सभी जगहों पर देखने को मिलता है। आजकल सोशल मीडिया, वेबसाइट, इन सब पर भी हमको विज्ञापन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग जो सड़कें होती हैं वहाँ पर, मेट्रो पुल के नीचे, यहाँ पर भी हमको बैनर लगे दिखते हैं अलग अलग विज्ञापन से रिलेटेड। बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं जिसमें विज्ञापन दिए जाते हैं। ठीक है, होर्डिंग्स, ईमेल मार्केटिंग, इन सब के ज़रिए भी विज्ञापन दिया जाता है। तो इन सब जगहों पर विज्ञापन का उपयोग होता है। विज्ञापन लेखन में सही शब्दों का चयन तथा प्रभावी प्रस्तुतिकरण ही सफलता की कुंजी है। अगर हमको विज्ञापन लेखन में सफलता हासिल करनी है तो हमको ये चाहिए कि हम सही शब्दों का चयन करें, प्रभावी प्रस्तुतिकरण करें। ठीक है, जिस भी उत्पाद का, जिस भी सेवा का हम विज्ञापन दे रहे हैं उसकी अगर हम प्रभावी प्रस्तुति करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे वो उत्पाद या सेवा बेचने में। तो ये था हमारा कंप्लीट यूनिट 2। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपके यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।